नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। शुरू करते हैं आज के प्रश्नों की श्रृंखला। आज की प्रश्नों की श्रृंखला में यूपी टेट 2013 में जो प्रश्न पत्र आया था उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 से 15 नंबर का प्रीवियस ईयर से मिलता ही मिलता है। शेष हमें एक आइडिया मिल जाता है कि यूपी टेट में कहाँ से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, किस सेक्टर को हमें गहराई से पढ़ना है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी माने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, बाबू श्याम सुंदर दास। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी दलित में पहली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो हिंदी दलित में जो है उसके शिव पूजन सहाय जी हैं। उसने क्या लिखा है? उसमें उन्होंने लिखा है मेरा जीवन नाम से प्रकाशित किया है और अपने जीवन के कड़वे मीठे जो भी पल हैं, अनुभव हैं, उनको उसमें उन्होंने प्रकाशित किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है? ये 2013 का प्रश्न पत्र है। सिर मारना, सिर पर सहरा बंधा होना, सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना, सिर पर शैतान सवार होना। तो सही आंसर हो जाएगा सिर मुड़वाते ही ओले पड़ना। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस कवि को कवियों का कवि कहा जाता है? तो कवियों का कवि हमारे महान शमशेर बहादुर सिंह जी को कहा जाता है। शमशेर बहादुर सिंह, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर रंजना अरगड़े ने कवियों के कवि शमशेर नामक पुस्तक लिखी है। किसने लिखी है? डॉक्टर रंजना अरगड़े। कौन सी? कवियों के कवि कवियों के कवि शमशेर रचना लिखी है इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दशरथ सुत त्यों लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार जो मैंने सॉल्व करवा रखा है उसमें आप लोग जाएंगे, उसमें प्रसिद्ध पंक्तियां मैंने दी हुई हैं और प्रसिद्ध पंक्तियां 2 से 3 नंबर में पूछी जाती हैं। तो आप लोगों को हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार जो मैं 4 क्लासेस करवा चुका हूं, 1 क्लास और बची है, तो उसको आप 4 क्लासेस में देखेंगे तो उसमें ये पंक्तियां दी हुई हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना। हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार में जाइए, देखिए कौन कौन सी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, एक बार उस पर नज़र बनाइए। सही आंसर हो जाएगा इसमें बी, कबीरदास जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कबीर ने राम के निराकार रूप का वर्णन किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी का पहला पत्र कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का जो पहला पत्र है, ये आंसर हमारा सही हो जाएगा उदंत मार्तंड है। उगता सूर्य का प्रकाशन, उदंत मार्तंड का प्रकाशन युगल किशोर शुक्ल ने कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। किसने किया था? मैं लिख देता हूं, युगल किशोर। कहाँ से किया था? कलकत्ता से किया था। कब किया था? 1826 में प्रकाशित किया था। इस साप्ताहिक पत्रिका के संपादक और मुद्रक दोनों ही स्वयं बाबू कौन थे? युगल किशोर जी थे। संपादक भी थे, मुद्रक भी थे। स्वतंत्र रूप से इस प्रकार का कोई पत्र पहले हिंदी में प्रकाशित नहीं हुआ था। इस प्रकार उदंत मार्तंड हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये बहुत बार पूछा जाता है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। ये 1826 में प्रकाशित हुआ था। किसने किया था? युगल किशोर ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अति सूधो स्नेह को मार्ग है, एक प्रसिद्ध पंक्तियाँ किसकी हैं? ये मैंने करवा रखी हैं आप लोगों को।
कल का ही वीडियो है, जो पिछले कल का वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार में उत्तर मध्यकाल में मैंने करवा रखा है। ये घनानंद जी की बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, जहाँ नेक शयानप बांक नहीं। ये मैंने पूरी पंक्ति लिख रखी है उसमें, आप लोग जाइए और उसको देखिए। उसको हल्के में नहीं लेना है, आपको प्रॉपर ही देखना पड़ेगा। डीप क्लासेस मैंने करा रखी हैं बिल्कुल जीरो से हिंदी साहित्य, और आगे भी वो क्लासेस जारी रहेंगे। जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए प्रैक्टिस सेट अलग से उपलब्ध हैं, और जो लोग एकदम क्लास वाइज पढ़ना चाहते हैं तो उनको क्लास वाइज क्लासेस मिलती रहेंगी। कालिंदी का पर्यायवाची है, तो कालिंदी का पर्यायवाची क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। यमुना सही आंसर हो जाएगा डी। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं, तो भानुजा भी होता है, भानुजा। ये जो पूछे जाते हैं मैं वही बता रहा हूँ। तरणी ये पूछा जाता है, आप लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर में ही 2-3 बार पूछा गया है। तनुजा, और भी हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सूर्य सुता, सूर्य तनया, ये भी हैं इसके यमुना के ही पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है, तो प्रेम सागर लल्लू लाल जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, तो सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सी आंसर में लल्लू लाल जी बैठे हुए हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें ब्रजभाषा का प्रभाव तथा शैली जो है इसकी आख्यात्मक शैली है, ये ब्रजभाषा में है तथा शैली इसकी आख्यात्मक है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, आप लोगों को बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। अब 3 भेद कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहला हो जाएगा रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये 3 भेद हैं इसके। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, तो ये संज्ञा के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। सही आंसर बी हो जाएगा। हिंदी के जो शब्द हैं इनका लिंग निर्धारण मुख्य रूप से संज्ञा के आधार पर होता है, परंतु सर्वनाम, विशेषण, क्रिया में तथा विभक्ति प्रयोग में यह विकार उत्पन्न करता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। सही आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन से होते हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कारक के कितने भेद हैं, तो 8 हैं, इसको नोट डाउन करते चलिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप लोगों को संस्कृत के सूत्र पता होंगे। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। इसमें आ सूत्र के अनुसार, का वर्ग में का खा घ, और विसर्ग ये कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से बोले जाते हैं। तो घा है, घा अकुह का वर्ग में आएगा, का वर्ग में आएगा तो कंठ से बोला जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कंठ बी। आप लोगों को सूत्र भी मैं बताऊंगा। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसे बहुत आसान हो जाता है। ऋतु ईशानाम मूर्धा, ईचु ईशानाम तालु, तो इससे एकदम से सारा कंफर्म हो जाता है, बोल के देखने की जरूरत नहीं है। आप लोग याद रखेंगे तो संस्कृत में भी ये मदद करेगा आपकी, और हिंदी में भी करेगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, तो रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इसके 3 भाग हैं। किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। सभी कवियों को और उनकी प्रमुख रचनाओं को अलग से करवाया जाएगा। शेष ये मैंने करा रखा है, जो आदिकाल से आधुनिक काल तक की जो चल रही है हमारी सीरीज, उसमें करा रखा है मैंने निबंध संग्रह, और शुक्ल जी के बारे में भी बता रखा है बहुत कुछ। आप लोग उसको जरूर देखिए, हिंदी का संपूर्ण सार उसमें जरूर देखिए। 4 क्लासेस उसकी हुई हैं, उसमें बहुत कुछ मिलेगा आपको। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो काशी नागरी प्रचारणी की सभा की जो स्थापना थी 1893 में हुई थी। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसकी स्थापना किसने की थी ये आप लोगों को बताना है। तो इसकी स्थापना की थी
श्याम सुंदर दास ने। किसने की थी? श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की थी 1893 में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री होता है। मैं लिख के बता देता हूँ। ये बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। कहाँ पे लिखा है ये आप लोगों को देखना है। तो सी में है। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों को जुड़े रहना है, क्लासेस देखते रहना है, सारी क्लासेस ही देखना है, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है। और फिर आप पूरा ही प्रीवियस ईयर उठा लीजिए। 2011 से 2021 तक का सारा ही हमारी वीडियो से उपलब्ध होगा और जो आया होगा और उसके आसपास का भी पूरा संपूर्ण हल करवाया जाएगा। तरणी का पर्यायवाची शब्द है। तरणी का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सूर्य। ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची हैं मैं बता देता हूं। आदित्य, और कौन सा होगा? दिवाकर। ये पूछा जाता है, दिवाकर बहुत बार पूछा जाता है। दिवाकर, निशाकर, इस टाइप से बहुत पूछे जाते हैं। भास्कर, दिनकर। दिनकर बहुत पूछा जाता है। दिनकर बहुत पूछा जाता है। तो ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो मीन का आप सभी लोगों को पता है, मीन मछली, मत्स्य। डी आंसर बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। इसमें बहुत कुछ बताने के लिए है नहीं, एकदम इजी है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दिए हुए शब्द में भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? आत्मजा, नंदनी, भार्या, कन्या। आत्मजा, नंदनी तथा कन्या एक ही अर्थ प्रकट करते हैं, जबकि भार्या इसका सही अर्थ हो जाएगा। भार्या का मतलब पत्नी होता है और इसमें भिन्न अर्थ पूछा गया था, तो सही आंसर हो जाएगा सी। आत्मजा, नंदनी, कन्या ये सभी एक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अनुपम का पर्यायवाची शब्द है स्वर्गीय, लौकिक, पार्थिव, अद्वितीय। सही आंसर हो जाएगा डी, अनुपम, अद्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसके और भी हो सकते हैं, अद्भुत, अनूठा, अनन्य। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ क्या है? कम सुनना, सुनी बातों पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कान का कमजोर होना। सही आंसर हो जाएगा सुनी बातों पर विश्वास करना। बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। छा वर्ण किसके योग से बनता है? तो छा वर्ण और शा के योग से बनता है। तो कहाँ पे दिया है ये आप लोगों को देख लेना है बस। ए आंसर सही हो जाएगा। ए में दिया हुआ है हमें ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, आप लोगों को सभी को पता होंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का ये कैसे लिखा जाएगा? वैसे तो आप लोगों को पता होगा, हिंदी हम लोगों की वैसे ही बहुत अच्छी रहती है। इस प्रकार ऐसे लिखा जाएगा। कहाँ पे लिखा हुआ है हमें ये देखना है बस। ये लिखा हुआ है डी में, तो डी आंसर हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी के भी 2 नंबर तक पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसके लिए एक आसान उपाय है कि व्हाट्सएप से जब भी किसी से बात करते हैं तो हिंदी में करिए। जब आप टाइपिंग करेंगे तो उसमें अपने आप ही करेक्ट वर्ड बता देता है। पवन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पौधन अन्न होगा। ये बचपन से ही हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ नया नहीं है। क्या होगा? पौधन अन्न होगा। संधि कौन सी होगी इसमें? पौधन अन्न। सही आंसर हमारा हो जाएगा सी। संधि कौन सी होगी? तो अयादि संधि। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अवश्य बताएं।
बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी तरीके से हम लोग यूपी टेट को क्रैक करेंगे, अच्छे नंबरों से क्रैक करेंगे। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। बस आप लोगों को नियमित क्लासेस लेते रहने हैं, क्लासेस को मिस नहीं करना है। पूर्व जन्म का संधि विच्छेद है। पूर्व जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा और संधि कौन सी होगी, ये भी आप लोग बताइए। संधि भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका संधि विच्छेद चलिए मैं करके बताता हूँ। पुनः धन जन्म। अब आप लोग तुरंत बता सकते हैं इसका, देखते ही विसर्ग संधि होगी, विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें। सही आंसर देखिए अब कहाँ पे लिखा है, पुनः धन जन्म। सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इत्यादि में कौन सी संधि है, इसका संधि विच्छेद भी करके बताइए। दोनों चीज़ें करके ही चलिए, मिस नहीं करना है। तो इत्यादि में जो संधि है इसको हम तभी बता पाएंगे जब हम इसका सही से संधि विच्छेद कर पाएंगे। तो संधि विच्छेद क्या होगा, इति, धन क्या होगा, आदि। अब आप लोग फटाफट बता सकते हैं इसको, यण संधि हो जाएगी इसमें। कैसी लग रही है आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला? अच्छी लग रही तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। नियमित क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, इस पे सभी क्लासेस उपलब्ध रहेंगी एकदम फ्री। पेड क्लासेस की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। आप लोग बस थोड़ी सी अपनी तरफ से मेहनत करिए और थोड़ी सा मैं सहयोग करूँगा जो भी मेरे द्वारा संभव है। और यूपी टेट हम बहुत आसानी से क्रैक करेंगे। नाक रगड़ने का अर्थ क्या है, आप सभी लोगों को पता है, दीनतापूर्वक प्रार्थना करना। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम क्या है? उन्मूलन का आप लोग सभी जानते हैं, जैसे गरीबी का उन्मूलन करना मतलब गरीबी को जड़ से समाप्त करना या गरीबी को बिल्कुल ख़त्म करना, है ना। तो उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से ख़त्म करना या बिल्कुल ही उसको नष्ट कर देना। तो इसका सबसे अच्छा हो जाएगा ऑप्शन सी, रोपण करना। उन्मूलन करने का रोपण करना मतलब जड़ से नष्ट करने की अपेक्षा उसको लगाना। सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? ये मैंने करा रखा है, आप लोग जाइए देखिए। क्लास 4 क्लास ही कराई है, सिर्फ 4 क्लासेस में ही आपके 5 से 6 नंबर का इसमें मिल रहा है आपको, सिर्फ 4 क्लासेस में ही। अब आप लोग समझ सकते हैं, इधर उधर भागने की आपको कहीं ज़रूरत नहीं है, इसी से हो जाएगा। बीज बपन काल कहा है, क्या कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को बीज बपन काल कहा है, तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है? चारण काल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किसकी वीर काल की संज्ञा दी है इसको, आदिकाल को। आप लोग जाइए, पूरा लिख रखा है मैंने, आसानी से देखिए उसको। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है दांत काटी रोटी, आस्तीन का सांप, अक्ल की दुम, अबनोश का कुंदा। सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग फटाफट। सही आंसर हो जाएगा बी, आस्तीन का सांप। आप लोग जो भी डीप क्लासेस हैं, जो हिंदी साहित्य का संपूर्ण सार है, उसको आसानी से देखिए और उसको नोट्स बना लीजिए, आएगा ही आएगा। यूपी टेट में भी हेल्प करेगा, सुपर टेट में भी हेल्प करेगा, सी टेट में भी हेल्प करेगा, सभी एक दिवसीय एग्जाम में वो हेल्प करेगा। बहुत मेहनत से बहुत सारी किताबों का निचोड़ है उसमें। आज के प्रश्नों की श्रृंखला के अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। कैसी लगी आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला अवश्य बताइए। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द, तो इंद्रियों को जीतने वाले को हम जितेंद्रिय कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जितेंद्रिय कहते हैं। डी आंसर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। दूरदर्शी किसको कहते हैं? दूरदर्शी जो दूर तक देखता हो, जो दूर तक देखता हो उसे दूरदर्शी कहते हैं। और जिसने किसी विषय में चित्त लगा लिया हो उसको क्या कहते हैं? दत्त चित्त कहते हैं। और कुशाग्र बुद्धि, इसके आगे के भाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाले के लिए एक समान शब्द आएगा, कुश के अग्रभाग के समान तीक्ष्ण बुद्धि वाला। आज के प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं नोट कर देता हूँ, इस पर आप लोग जुड़ सकते हैं डायरेक्ट पीडीएफ के लिए।
व्हाट्सअप नंबर पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, सिर्फ क्लासेस ही होंगी, एक्स्ट्रा कोई मैसेज नहीं डालेगा कोई भी। चलिए मिलते हैं फिर से। जय हिंद, जय भारत।